माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी। हमारा यूट्यूब चैनल है भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आनंदपुरा कोटा। आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कीजिए, और आप अपने पढ़ाई के लिए अगला नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसको आप क्लिक करें। और ये जो प्रयोग है इस कॉलेज के द्वारा जो किया गया प्रयोग है वो इसलिए किया गया है कि आप इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन आपकी शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हो, क्योंकि किसी ने कहा है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होती है। तो आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और महाविद्यालय सारे जितने भी हमारे से जुड़े हुए हमारे जो सहपाठी हैं, हमारे जो छात्र हैं, छात्राएँ हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, उनके प्रति यही भावना से ये बना रहा है कि वो सब अपना स्वस्थ रहें। चलिए आज का हम शिक्षण का कार्यक्रम शुरू करते हैं, और जो आज शिक्षण के लिए हमने प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमने लिया है शिक्षण सूत्र। अब शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, ये किस लिए काम में आते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बता दूं, ये शिक्षण सूत्र है जिन पर आज हमारी कक्षा कार्यक्रम है। सबसे पहला शिक्षण सूत्र हमने लिया है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर दूसरा है सरल से कठिन की ओर, फिर है प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये तो मुख्य शिक्षण सूत्र थे जिनको मैंने आपको पढ़कर समझाया है। अब हम डिटेल से बात करेंगे। हम सबसे पहला शिक्षण सूत्र लेते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसा कि नाम से ही विदित है, ज्ञात मतलब होता है जिसे आप जानते हैं, जो पूरी तरह से आपके लिए नॉन है। अज्ञात जिसे आप नहीं जानते, लेकिन जो आप जानते हैं उससे हम आपको अज्ञात की ओर ले चलते हैं। अब देखिए हम बात करें ज्ञात से अज्ञात की ओर। यदि शिक्षक कक्षा में प्रतिदिन शिक्षण कार्य का विश्लेषण करें तो हम ये अनुभव करते हैं कि अधिकांश पाठों में वह शिक्षण उस बिंदु से प्रारंभ करता है जहाँ विद्यार्थी पहले से ही होते हैं। इनको हम विद्यार्थी का या शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान कह सकते हैं। शिक्षक प्रतिदिन का जो इसका नया पाठ होता है वो हमेशा पूर्व ज्ञान पर आधारित होकर ही पढ़ाता है या करता है। यदि ऐसा न हो तो प्रत्येक नया पाठ अपने आप में अलग थलग प्रतीत होगा। ऐसी स्थिति में शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। अतः ये शिक्षण एक शिक्षण का सूत्र है या मूल्यांकन का सूत्र है, शिक्षार्थियों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपके लिए कि जो हिंदी है, हिंदी विषय जो है, हिंदी का शिक्षक कठिन शब्द का अर्थ बताते समय शिक्षार्थियों को जो उनकी ज्ञात शब्दावली है उसके आधार पर ही बताता है। जैसे प्रभाकर शब्द का अर्थ यदि उसे बताना है तो संभवतः उस शब्द का अर्थ यदि उसने प्रभाकर बता दिया या भास्कर बता दिया तो वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए वो सूर्य बताएगा तो हो जाएगा स्पष्ट, क्योंकि विद्यार्थी के लिए ये दोनों शब्द नए हैं और सूर्य उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित है। अब मैं आपको आपकी प्रारंभिक कक्षाओं में ले जाती हूँ जिस उदाहरण के माध्यम से आप इस शिक्षण सूत्र को भलीभांति समझ पाएंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र की। हमें क्या ज्ञात है, यदि हम कक्षा सेकंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, तो आप देखेंगे एक निबंध हमसे लिखवाया जाता था, गाय का निबंध, कि गाय पर 5 लाइनें लिखिए, गाय पर निबंध लिखिए। तो हमारा होता था, हम ये लिखते थे कि गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय हमें दूध देती है, गाय के गोबर से कंडे बनाए जाते हैं, वो खाद में काम आती हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय का जो बछड़ा है वो बैल बनता है। हम अंतिम लाइन लिखते थे कि गाय हमें दूध देती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, गौ माता कहते हैं। अब देखिए मेरा सबसे पहला जो वाक्य था इस निबंध पर वो था कि गाय एक पालतू जानवर है। ये आपको ज्ञात है, आपने उसके 4 पाँव देखे हैं, सींग देखे हैं, उसका बछड़ा देखा है, गोबर देखा है। अब देखिए मेरी इस निबंध की जो अंतिम लाइन है वो लाइन पर आप बिल्कुल गौर फरमाइएगा
कि लाइन है इसकी कि गाय हमें दूध देती है या इसके जो दूध का प्रयोग है वो हम बच्चों के लिए करते हैं, गाय को हम गौ माता कहते हैं। तो गाय का जो दूध है वो माता के दूध के समान ही पोषणदायक है। कभी कभी किसी सिजेरियन केस में या किसी क्रिटिकल केस में डॉक्टर सजेस्ट करता है माँ को कि यदि आप फीड नहीं करवा पा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को गाय के दूध का सेवन करवाइए, वो उतने ही लाभकारी है जितना कि आपका दूध। तो इसीलिए हमने गौ को क्या कहा, गौ माता। देखिए जब हम कक्षा 3 में ये निबंध लिख रहे थे, कक्षा 3 में हम जब ये निबंध लिख रहे थे तो हमने देखा था कि जो ये निबंध था वो हमने लिख लिया था, पर हमें मालूम नहीं था कि ये इस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो देखिए आप ज्ञात क्या था, हमें गाय ज्ञात थी, गाय का जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो याद था। फिर अंतिम लाइन में हमने देखा कि हमें ज्ञात हुआ कि गाय को गौ माता हम क्यों कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो शिक्षण सूत्र था ज्ञात से अज्ञात की ओर आपने उसे पूरी तरह से समझ लिया होगा। अब हम शिक्षण सूत्र के दूसरे उस पर चलते हैं। शिक्षण सूत्र दूसरा पड़ाव आ गया है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन शिक्षण सूत्र की ओर जब हम बात करते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको कि विद्यार्थियों में अपनी क्षमताओं के अनुसार आत्मविश्वास पैदा करने की दृष्टि से शिक्षण को सरल से कठिन शिक्षण सूत्र के आधार पर आयोजित करने का हम प्रयास कर सकते हैं या आयोजित करना आवश्यक होता है। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है कि बालक में आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाए। यदि आप कक्ष में शिक्षण कार्य करवा रहे हैं और शुरू में आपने उसका कठिन कार्यक्रम उसके लिए रख दिया, कठिन पाठ योजना उसके लिए प्रस्तुत कर दी, या आपने कठिन कंटेंट रख दिया, विषय वस्तु उसके सामने कठिन रख दी, तो फिर उसका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा और वो आगे के विषय में रुचि नहीं लेगा। इसके लिए हमें सबसे सरल विषय वस्तु को लेकर चलना होता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें आत्मविश्वास जागृत होता जाता है हम वहाँ पर उसे कठिन विषय वस्तु से जोड़ देते हैं। इस शिक्षण सूत्र का उद्देश्य यही है, प्रयोजन यही है कि पाठ्य पुस्तकों को सबसे सरल तरीके से समायोजित किया जाए, बच्चे का शिक्षण कार्य में रुचि रखी जाए और ये जो कठिन से सरल से कठिन की ओर हम बच्चे को अग्रसर कर रहे हैं उसका उत्साह कमज़ोर नहीं पड़े। जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है वो भी आत्मविश्वास बनाए रखें, उसके शिक्षण कार्य में रुचि हो जाए, पढ़ाई में रुचि उत्पन्न हो, इसलिए हम इस शिक्षण सूत्र का उपयोग करते हैं। भाषा सिखाने में, गणित का कार्य करने में, आप भाषा सिखाने में देखेंगे हम सबसे पहले उनको 12 खड़ी सिखाते हैं, उसके बाद शब्द बनाना सिखाते हैं, फिर मात्रा वाले शब्द बनाना सिखाते हैं, फिर संयुक्त शब्दों का प्रयोग करना सिखाते हैं। ऐसे धीरे धीरे क्रम हमारा चलता रहता है। सबसे पहले सरल शब्दों का अभ्यास कराते हैं, फिर कठिन शब्दों का अभ्यास कराते हैं। गणित में भी आप देखेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हम गिनती सिखाते हैं, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिवर्स काउंटिंग सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, भाग चिन्ह है, डिवाइड है, ये सब हम सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे इक्वेशन, समीकरण, गुणनखंड, बहुत बड़ा बड़ा हम उसे जो भी गणित का विषय होता है उस पर हम उसे लेकर आते हैं। तो ये था हमारा सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र। अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। देखिए हमारा व्हाइट बोर्ड पर तीसरा शिक्षण सूत्र है प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। देखिए प्रत्यक्ष जो सामने है, मुझे दिखाई देता है, जैसे ये नदी है, ये घाटी है, ये जल है, ये झरना है, ये आकाश है, ये धरती है, ये पर्वत है, ये चल है, ये अचल है, ये जो हमें दिखाई देता है, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं, वो प्रत्यक्ष है। जिसके हम बिंब बनाते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसकी छवि हमारे दिमाग में बनती है, वो परोक्ष है। तो हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष से परोक्ष की। इस सूत्र के अनुसार वस्तुएं, संस्थाएं और घटनाएं जो विद्यालय परिसर में विद्यमान हैं, शिक्षण में पहले उसका उपयोग किया जाता है। शिक्षक विद्यालय की समस्त जो भी चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, उनसे बच्चों को परिचित कराता है। फिर इस सूत्र का भरपूर उपयोग किया जाता है।
शिक्षक विद्यालय के जो भौतिक वातावरण में विद्यमान है, जैसे नदी है, प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान, मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, नदी है, नाले हैं, आकाश है, वनस्पति है, कृषि है, सामाजिक संस्थाएं हैं आदि का निरीक्षण करते हैं। और स्थानीय पर्यावरण ज्ञान के आधार पर, जैसे महाद्वीप है, संसार के विभिन्न देशों की विद्यमान वस्तुएं हैं आदि आदि, ये देखेंगे आप। अब ये देखेंगे जो आपने नहीं देखा है, पहले हमने जो प्रत्यक्ष था उसको दिखाया, बाद में हम परोक्ष दिखा रहे हैं जो आपने ज्ञान नहीं देखा है। अगर आपने चंबल देखा है, सागर देखा है, तो आप महासागर की कल्पना कर सकते हैं। अगर आपने देश देखा है, आप दूसरे देश की कल्पना कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हम कह रहे हैं कि इसको, जैसे आप अमेज़न नदी है आपने नहीं देखा, लेकिन आपको नदियों के बारे में बताया जा रहा है, तो आप अमेज़न नदी की कल्पना कर सकते हैं कि अमेज़न नदी कैसी है। आपको हमने पहाड़ी बता दी, पर्वत बता दिया, तो आप हिमालय पहाड़ में जो पर्वतरोहण की आपको कहानी सुनाई दे रही है या पर्वतरोहियों की जो कहानी आपको सुनाई जाती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो कैसा होगा। ऐसे ही आप देखेंगे जो पौधा आपने देखा नहीं है लेकिन आपने पौधों के बारे में सुना है, तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। संसार के जैसे मुख्य कपास उत्पादक जो देश हैं, तो आपने देखा है, कपास का पौधा नहीं देखा लेकिन आपने कपास देखा है, आपको प्रक्रिया समझाई जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कपास के पौधे से कपास को कैसे निकाला जा सकता है। अति प्रभावी शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर शिक्षण सूत्र के आधार पर शिक्षण को आयोजित करना आवश्यक है। तो ये था हमारा शिक्षण सूत्र का दूसरा पॉइंट, सरल से कठिन की ओर। अब हम अगले चरण में तीसरे चरण की ओर बढ़ेंगे, तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ेंगे कि नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा संपूर्ण से अंश की ओर। देखिए हम बात कर रहे हैं संपूर्ण से अंश की ओर। अभी हमने बात की ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। अब हम बात कर रहे हैं संपूर्ण से अंश की ओर। संपूर्ण मतलब पूरा, सारा, और अंश मतलब एक उसका छोटा सा टुकड़ा। ये शिक्षण सूत्र भी एकदम प्रबल और आधारभूत सूत्र है। इसके अनुसार शिक्षण संपूर्ण से अंश की दिशा में ही आयोजित किया जाना चाहिए, ऐसा शिक्षाविद मानते हैं, क्योंकि अंश संपूर्ण के परिप्रेक्ष्य में ही समझ में आ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, ये जो मानव शरीर है और मानव शरीर की विभिन्न हड्डियां हैं, अगर हमें उन हड्डियों का अध्ययन करना है तो आप देखेंगे, आपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक में कहीं आपने देखा होगा कि उसका पूरा अस्थि पंजर का आपको एक कंकाल बताया जाता है। फिर उसके विभिन्न अवयव बताए जाते हैं कि ये धड़ है, ये हाथ है, ये हाथ पैर की हड्डी है, ये पाँव की हड्डी है, ये सर की है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विभिन्न अवयव। ऐसे आप भूगोल देखेंगे तो अगर आपको राजस्थान दिखाना है, मुझे, मैं समझाना चाहती हूँ आपको, तो विद्यार्थियों को हम पूरे देश का मानचित्र बताते हैं। फिर मानचित्र में हम राजस्थान की स्थिति का अवलोकन करते हैं कि ये राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान का भूगोल भी हम भली भांति उस राज्य के मैप से समझ सकते हैं। यदि हम बात करते हैं प्राथमिक कक्षाओं की, तो जब प्राथमिक कक्षाओं में हम अक्षर ज्ञान करवाते हैं बच्चे को, शब्द का ज्ञान कराते हैं, तो आप देखेंगे उस शब्द में निहित अक्षरों का ज्ञान कराते हैं, तो संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ने के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। जैसे का शब्द पढ़ना सिखाकर क अक्षर का ज्ञान कराया हमने, ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि का शब्द के परिप्रेक्ष्य में क अक्षर के सीखने का महत्व तो बालक को स्पष्ट हो जाता है। संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ना, मनोविज्ञान के जो प्रमुख संप्रदाय हैं, गेस्टोल थ्योरी जिसे पढ़ी है हमने, गेस्टोल थ्योरी, तो आप देखेंगे गेस्टोल थ्योरी इसी शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इस संप्रदाय के अनुसार प्रत्यक्षीकरण की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसमें आप देखेंगे आप पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। संपूर्ण वस्तु का चित्र हमारे मस्तिष्क पर बना होता है तथा उसका ध्यान अंश की ओर जाता है। शिक्षण के क्षेत्र में इस सूत्र का हम भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब बड़ा, जो विशालकाय आकार है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। तो अब हम इसकी बात करेंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस सूत्र के अनुसार
शिक्षण सूत्र में हमेशा शिक्षण कार्य करते समय स्थूल से सूक्ष्म की ओर ही बढ़ना चाहिए। स्थूल से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, और सूक्ष्म से अभिप्राय है कि मस्तिष्क में उस वस्तु का या उस विचार का हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसका बिंब बन सकता है, लेकिन उसका वो जो हमसे बहुत दूर है, वांछित परिणाम पहुँच। एक उदाहरण बताना चाह रही हूँ मैं आपको, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे जोड़ना सिखाने के लिए प्रारंभ में हम गोलियों के कुछ समूह बनाते हैं, फिर उन गोलियों को हम गोलियों के कुछ समूह बनाते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं। आपने देखा होगा जोड़ना जब सिखाया जाता है तो आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताती भी हूँ। जैसे मैं आपको ये जोड़ना सिखाना चाहती हूँ, ये देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 1 2 3 4, 1 2 3, ये स्थूल रूप है। अब हम बच्चे को बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ये देखिए, ये जो मैंने प्रारूप आपको समझाया ये स्थूल का था। तो स्थूल से हम कहाँ चलेंगे? सूक्ष्म की ओर। लगातार अभ्यास के बाद आप देखेंगे एक ऐसी प्रक्रिया आएगी, एक ऐसा समय आएगा जब हमें ये प्रक्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और हम फटाफट से गिन लेंगे 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि शिक्षार्थी को धीरे धीरे शनै शनै उसके मस्तिष्क में, उसके मानसिक स्तर पे ही वो इस तरह के जोड़ को करने का अभ्यास करना शुरू कर देता है, वो धीरे धीरे सीख लेता है। इस सूत्र का उद्देश्य कदापि ये नहीं है कि शिक्षार्थी को स्थूल रूप से जो उसकी चिंतन है, चिंतन करने की योग्यता है, उसका विकास नहीं किया जाए, परंतु इसका उद्देश्य ये है कि शनै शनै धीरे धीरे शिक्षार्थी सूक्ष्म रूप से चिंतन करने की योग्यता उसमें विकसित हो जाए, जिससे समय भी बचेगा और उसके सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी। शिक्षण सूत्र अगर हम स्थूल से प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं तो उसे सजीव अनुभव प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर कालांतर में वो सूक्ष्म शिक्षण से, मतलब सूक्ष्म रूप से विचार करने में समर्थ हो जाता है। प्रारंभ में शिक्षार्थियों को जितने अधिक महत्व स्थूल अनुभव कराए जाते हैं, उतना ही सूक्ष्म रूप से भी विचार करने की शक्ति उसमें विकसित हो जाती है। और इस शिक्षण सूत्र का उद्देश्य यही है कि पहले संपूर्णता और उसके बाद में अंश। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शिक्षण सूत्र की, और वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट अनोखा अपने आप में, देखिए बहुत सारे तरीके हैं। जब हम हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, आगमन से निगमन की ओर, निगमन से आगमन की ओर, तो देखिए शिक्षण को प्रभावी बनाने की दिशा में जिस सूत्र का नाम आता है उसका यही नाम है विशिष्ट से सामान्य की ओर। जब विद्यार्थियों को विशिष्ट उदाहरण के आधार पर सामान्यकरण की ओर अग्रसर किया जाता है तो ऐसा लगता है वो स्वयं ही ज्ञान का अन्वेषण कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे आगमन विधि में आपको बताऊं तो आगमन विधि के द्वारा मैंने उसको भिन्न भिन्न, जैसे मुझे संज्ञा पढ़ानी है, बताना है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो मैं उसको भिन्न 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 उदाहरण दूंगी और उदाहरणों के पहचानने के बाद मैं नियमीकरण की प्रक्रिया पर आऊँगी। तो ये क्या है? विशिष्ट। इससे बालक जल्दी ज्ञान अर्जन करता है और किसी का वह ज्ञान स्थायी हो जाता है। अपने नियमों की रचना या अपने नियमों का निर्माण वो स्वयं करता है। फिर हम बात करते हैं निगमन विधि की। ये बहुत सरल विधि है, इसमें नियम पहले ही बता दिया जाता है, बच्चा उस नियम को रट लेता है। जैसे मैंने संज्ञा की एक परिभाषा दी कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चे ने इस नियम को रट लिया है, उसके सामने जो भी उदाहरण दिए जाते हैं उस परिभाषा को ध्यान में रखकर उन उत्तरों का चयन कर लेता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये जो है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर आप देखेंगे, मैं एक आपको गणित का उदाहरण देती हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के तुल्य होता है। तो त्रिभुजों का ये सामान्य गुण वह अपनी ओर से नहीं बताएगा। शिक्षक पहले शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाने और उसके तीनों जो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाए, तीनों भुजाओं, उनके त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं, उनके कोणों को नाप कर परिणाम अपनी पुस्तक में अंकित करने के लिए कहेगा कि पहले आप इसे लिख लीजिए। सारे विद्यार्थी जब ऐसा करते हैं और उसका सामान्यीकरण हो जाता है तो फिर ऐसा होता है कि जैसा भी त्रिभुज हो
उसके तीनों कोणों का योग सदा 2 समकोण के बराबर ही होता है। शिक्षण का ये सूत्र आगमन विधि पर आधारित है। जैसे गणित है, विज्ञान है, भूगोल है आदि विषयों का अध्ययन इसी शिक्षण सूत्र पर आधारित होकर किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट शिक्षण सूत्र की, और वो है अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव, जब हमने इससे पहले के अपनी कक्षा शिक्षण पाठ्यक्रम में बात की थी तो मैंने आपको अपनी तरफ से बताने का प्रयास किया था कि सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से सीख सकते हैं, आप देखकर सीख सकते हैं, आप कर कर सीख सकते हैं, आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, आप अपने प्रयास से सीख सकते हैं, आप भूल से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर वही दृष्टिकोण है कि अनुभव से तर्क की ओर। आपके पास जो अनुभव है वो अनुभव से तर्क की ओर। तो अनुभव से भी आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि आपके पास अनुभव है तो आप तर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे विचार संजोकर रखे हैं। अब देखिए, विद्यालय में आने से पहले पूरी विद्यार्थी को बहुत सारे अनुभव हो चुके होते हैं कि विद्यालय कैसा होगा, कक्ष में टीचर कैसे पढ़ाएगा, कक्ष में एक बोर्ड लगा होगा, अध्यापक आएगा या अध्यापिका आएगी और इस तरह का कार्यक्रम होता है। कभी हम है ना काम नहीं करते हैं तो हमारी डांट भी पड़ जाती है, आदि आदि। देखेंगे अब कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर अनुभव से। तो उस बालक को ये मालूम है कि सुबह जो होती है, जब मैं उठता हूँ तो वो सूर्य उदय का समय होता है। अब जब मैं सो रहा हूँ, जब ये लाल लाल होता है, शाम हो जाती है तो सूर्य अस्त का समय होता है। चंद्रमा कभी आकाश में बड़ा दिखाई पड़ता है, कभी कभी छोटा दिखाई पड़ता है। अब आप देखेंगे जो हमारे घर में, सबके घर में, किचन में, हमारे परिंदे में जो घड़े होते हैं, तो आप देखेंगे मिट्टी का जो घड़ा है उसका पानी हमेशा ठंडा क्यों रहता है, ये अनुभव है, आदि आदि। परंतु ये सब घटनाओं के कारण हमारे को स्पष्ट नहीं हो पाते, लेकिन अनुभव तथ्यों को आधार बनाकर उन्हें उसके कारणों को ज्ञात करने का प्रयास करता है, और ये अनुभव ही हम में ये तर्क शक्ति उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए अनुभव से तर्क की ओर शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल भी आप देखेंगे शिक्षण कार्य में किया जाता है। अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, कि सबसे पहले हमारा जो आधार होगा वो साइकोलॉजिकल बेस्ड होगा, उसके बाद हम लॉजिकल चलेंगे, तो साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। तो हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक क्रम की, कि मनोवैज्ञानिक क्रम का संबंध विद्यार्थियों की रुचियों से, उनकी अभिवृत्तियों से, उनकी आवश्यकताओं से, उनकी प्रतिक्रियाओं से होता है। जबकि तार्किक क्रम का भी जो विषय होता है या आधार होता है वो विषय वस्तु को व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने से होता है। इन दोनों के क्रम की यदि हम बात करें तो इसके क्रम में प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक क्रम अपनाने से ही शिक्षार्थियों की जो विषय वस्तु के प्रति रुचि है वो बढ़ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं विषय है और शिक्षक है, इसके प्रति भी उसमें सकारात्मक अभिव्यक्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड का संचार होता है। ऐसा हो जाने पर शिक्षार्थी के समक्ष आप देखेंगे बहुत इजी हो जाता है वस्तु को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना। अतः मनोवैज्ञानिक क्रम तथा तार्किक क्रम दोनों का अपना अपना महत्व है। प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक क्रम को अपनाते हुए आप उस विषय वस्तु को विकसित कर सकते हैं, उसमें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं और धीरे धीरे आप उसे तर्क पे लेके आ सकते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि उदाहरण के लिए शिक्षार्थियों को विज्ञान विषय में ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि तथा प्रमुख गुणों का अध्ययन करना है। यदि प्रारंभ में विद्यार्थियों को ये स्पष्ट हो जाए संभवतः कि गैस बनाने के जो विभिन्न उपयोग हैं, उनका क्या, ऑक्सीजन का क्या उपयोग है, उसका कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या महत्व क्या है उसका, तो वो उसको बनाने में रुचि लेंगे। इस प्रकार यदि गणित है तो गणित में आयत है तो आयत के क्षेत्रफल के प्रश्नों को हल करने से पूर्व उसके महत्व के बारे में यदि शिक्षार्थी को स्पष्ट रूप से बता दिया जाए तो आप देखेंगे थोड़ा सा जो हमारा विषय है या पढ़ाने का जो हमारा जो बच्चे में रुचि उत्पन्न करने का विषय है उसमें हमें आसानी से सरलता हमें प्राप्त हो जाती है, सफलता हमें प्राप्त हो जाती है। फिर आप देखेंगे, ऐसे ही आप देखेंगे अनुभव कर सकें तो पुस्तकें हैं,
मकान हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, टेबल हैं आदि, इन सब के आकार कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं। तो बच्चे को गणित में आयत समझाना सरल हो जाता है, क्योंकि प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं हम इनका प्रयोग करते हैं, हमें मालूम पड़ जाता है क्या है। अब अगर हम भाषा शिक्षण की बात करें तो प्रयोजनशील शब्दों के माध्यम से हम अक्षरों को पहचान सकते हैं। अक्षर ज्ञान के पीछे जो प्रयोजनशीलता है, जो उद्देश्य है हमारा, तो हम अक्षर ज्ञान के माध्यम से भी देखेंगे कि इसी क्रम से, ये जो मनोवैज्ञानिक क्रम है, उससे भी हम अक्षर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम इस शिक्षण सूत्र की बात करें तो ये शिक्षण सूत्र विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में, विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने में, उसके लिए अत्यधिक उपयोगी बनाने में, उसका ध्यान उस विषय में लग जाए, उसके लिए वो आकर्षित हो जाए, रुचिकर हो जाए, वो सीखने के लिए तत्पर हो जाए। इसलिए ये जो हमारा शिक्षण सूत्र है वो कक्ष में बहुत उपयोगी है। अब हम शिक्षण सूत्र के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं और वो हमारा सबसे अंतिम आज का कक्ष का जो बिंदु है वो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जब हम बात करते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो हम कह रहे हैं कि यदि किसी भी समस्या को अगर हम हल करना चाहते हैं तो ये क्या है, कोई भी समस्या आएगी तो अचानक आप देखेंगे उसका हल हमारे दिमाग में आ जाता है, हृदय में आ जाता है, मस्तिष्क में आ जाता है। ये एक स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है। जब अब वो हल कितना व्यवहारिक है ये अलग बात है, लेकिन जब भी कोई समस्या आ जाएगी तुरंत एक स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है कि उसका हल भी उपस्थित हो जाएगा। पहले व्यक्ति संपूर्ण समस्या का अनुभव करता है, इसके पश्चात उसका विश्लेषण करता है, फिर उस समस्या में ही समाधान ढूंढने का प्रयास करता है और अंत में संश्लेषण द्वारा उसका हल प्रस्तुत करता है। समस्याओं का हल करने का यही स्वाभाविक ढंग होता है। उक्त विषय के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी शिक्षण सूत्र हैं वो सभी शिक्षण सूत्र पढ़ाई में, आपके शिक्षण कार्य में, आपके दैनिक शिक्षण कार्य के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि शिक्षण सूत्र का अपना एक महत्व है। ये कुछ सिद्धांतों पर बेस्ड हैं, उन सिद्धांतों की भी हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे शिक्षण सूत्र की। मैं आपसे आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा किया गया ये छोटा सा प्रयास जो आपको स्वस्थ और सुरक्षित रख के किया जा रहा है वो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।